नमस्ते बच्चों, मैं जया आज आपको क्लास 9th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज जो है उसका चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद आज आपको इस पाठ का लेखन करके सुनाएंगे जो कि एक डायरी लिखी गई है उसका अंश है। ये जाबिर हुसैन ने ये डायरी लिखी है। उन्होंने ये संस्मरण लिखा है पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली। अगर आप लोगों ने रोबोट 2 जो थी, एक फ़िल्म जो थी, उसमें अगर आपने देखा हो जो रजनीकांत की फ़िल्म थी जिसमें कि अक्षय कुमार ने पक्षीराज का रोल किया था, अगर मुझे सही याद है उस फ़िल्म का नाम तो उन्होंने इस सालिम अली की ही को से ही इंस्पायर होके वो पक्षीराज का रोल बनाया गया था। क्योंकि सालिम अली थे वो पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बर्ड्स के बारे में बहुत डीपली इन्वेस्टिगेशन किया है। उन क्या-क्या कैसे उनके आवाज़ें होती हैं, कैसे उनका जीवन होता है। तो बहुत ही एक बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं उन्होंने बर्ड्स के बारे में। तो उनको याद करते हुए ये उन्होंने डायरी में जो संस्मरण लिखे हैं। प्रस्तुत पाठ 1987 में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का संस्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। बहुत ही सरल भाषा में जैसे आम डायरी लिखी जाती है, उनका उनकी याद को करते हुए कैसे उनका पूरा व्यक्तित्व उन्होंने बताया है कि कितने सीधे सरल थे। और आपको ये ज़रूर अ, दिल को छू जाती है जब आप उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जाबिर हुसैन का लेखन की काबिलियत है। चलिए उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गाँव नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। तो अगर किसी को भी लिखने का शौक है तो उसको सबसे पहले डायरी लेखन से शुरू करना चाहिए। जो आप दुनिया के बारे में देखते समझते हैं या किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में आपके विचार हैं, उसे आप डायरी में लिखना शुरू करिए। धीरे धीरे ये एक बहुत अच्छे संस्मरण बन जाते हैं जो आपको वर्षों तक आपको खुशी देंगे। आप जब जब उनको पढ़ेंगे और इससे आप एक हिस्ट्री का भी रिकॉर्डिंग रख सकते हैं कि कब क्या हुआ था आपके आसपास, कब कौन से सन में क्या हुआ था। तो डायरी लिखना एक बहुत ही अ, अच्छी हॉबी मानी जाती है। कोशिश करिए सब लोग डायरी लिखने से आपकी लेखन क्षमता भी बढ़ती है और आपको पता चलता है कि आपके आसपास के लोगों के बारे में आपका अनुभव क्या है। चलिए पाठ स्टार्ट करते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। ये उनकी मौत के बाद लिखा गया था। तो शायद उनकी शव यात्रा से होके आने के बाद उन्होंने ये लिखा है, तो उसको याद करते उन्हें लगता है क्योंकि वो पक्षियों के बहुत प्रेमी थे, वो बहुत प्यार करते थे बर्ड से। इसलिए लेखक ने सुनहरे परिंदों के खूबसूरत परों पर सवार जैसे अर्थी जाती है, तो वो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे पक्षियों ने उनकी अर्थी उठाई हुई है। सांवले सपनों का एक हुजूम, सांवले सपने इसलिए कहा गया है
कि जैसे कई बार हम लोग कहते हैं ना कि मन हरा हो गया, दिल हरा हो गया आपको देख के, और रंगों से कई बार कनेक्टेड करते हैं फीलिंग्स को। तो सांवले सपनों का मतलब है कि ऐसे सपने जो कि अ, पूरे नहीं हो पाए, थोड़ा-सा सांवला और काला जो होता है रंग, जो उसको जोड़ा जाता है थोड़ा-सा उदासी से। तो यहाँ पे लेखक ने इसीलिए सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। ऐसा लग रहा है कि जो ये पूरा हुजूम था वो मौत की तरफ, क्योंकि वो उनकी शव यात्रा से वापस आए थे, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मौत की खामोश वादी की तरफ ऐसा लग रहा है ये पक्षी जा रहे हैं। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़-भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। देखिए, जैसे कह रहे हैं कि इन इस हुजूम को रोकना पॉसिबल नहीं है, कोई रोक-टोक नहीं सकता जो ये पक्षी जा रहे हैं, है ना? और आगे-आगे कौन चल रहा है? सालिम अली चल रहे हैं उन सबको। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफर का, क्योंकि आपने देखा होगा जो लोग इस तरह की खोजबीन में जुटे होते हैं, आपने कई बार अंग्रेजों को देखा होगा जो पुरानी-पुरानी जगहों पे जाते हैं, तो वो एक हाथ में दूरबीन, कैमरा लिए हुए, एक कंधे पे बैग लेके और सफर करते रहते हैं। कुछ लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है, जो लोग पुरानी कई बार हिस्टोरिकल चीज़ों के लिए उनकी करते हैं, रिसर्च वगैरह करते रहते हैं, या बर्ड्स पे रिसर्च करते रहते हैं, वो घंटों-घंटों सफर करते रहते हैं। लेकिन ये सफर उनका थोड़ा-सा भिन्न है, कैसे? कि क्योंकि क्या, अब देखिए किसी को भी पहाड़ और बर्ड्स में जाना, क्योंकि उनको जो भीड़-भाड़ शहरों की ज़िंदगी होती है वो उन्हें पसंद नहीं थी। उन्हें चिड़ियाओं की आवाज़ें, जो बर्ड्स होती हैं उनको देखना, उनको समझना वो पसंद था। वो इंसानों से ज़्यादा बर्ड्स को समझना चाहते थे। ठीक है? और पलायन क्या होता है? पलायन होता है एक जगह छोड़ के कहीं, जब जहाँ पे आपका मन नहीं लगे या आपको अच्छा ना लगे वहाँ से चले जाना इज़ कॉल्ड पलायन। ठीक है? तो भीड़-भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन था। आखिरी पलायन क्यों? क्योंकि अब इसके बाद तो वो वापस लौट के नहीं आएँगे। वो कई बार इस तरह से शहर छोड़ के चले जाते थे जंगलों में, कई-कई दिनों तक बर्ड्स के पीछे-पीछे घूमते रहते थे, किसी बर्ड की जीवनचर्या देखने के लिए कि वो क्या करती हैं, क्या खाती हैं। तो लेखक कहते हैं यह उनका आखिरी पलायन है। अब तो वह उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत, हरारत मतलब होता है मूवमेंट, और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे, तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? तो कोई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, किसी को मृत्यु के बाद तो वापस नहीं लाया जा सकता है। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह से वो वन पक्षी जैसे प्रकृति में विलीन हो जाता है कोई भी, उसको वापस नहीं लाया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। लेखक कहते हैं ऐसा लग भी नहीं रहा है कि कोई चाहता है, कोई अपने दिल की धड़कन देकर भी उनको जगाना चाहता है, ऐसा लग नहीं रहा है। मतलब लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई चला भी जाता है इस तरह का व्यक्ति तो लोगों को कोई फर्क नहीं है। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों, आबशारों मतलब भी झरना ही होता है, लेक्स वगैरह जो होती हैं, को वह प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता-फूटता महसूस कर सकता है? हाँ, तो उनके लिए ये कहा गया, उन्होंने कहा कि भई आदमी होकर हम नहीं समझ, इंसान जो है वो एक्चुअली प्रकृति को ठीक से आप देखिए कितने आस-पास के खूबसूरत नज़ारों को छोड़कर हम लोग टीवी वगैरह देखते रहते हैं। टीवी है, मोबाइल है, हम लोग वो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाए कि बर्ड्स को देखें, प्रकृति में जाएँ, ट्रैकिंग करें, पहाड़ों पे जाएँ।
प्रकृति को कौन देखना चाहता है? आजकल आप बताइए कितने लोग हैं जो प्रकृति को प्रकृति की नज़र से, उसकी खूबसूरती कौन महसूस करता है? कई बार आप लोग जाते भी हैं, तो इस तरह से वहाँ पे गंद मचा के आ जाते हैं, पॉल्यूटेड करके आ जाते हैं, लोग नदियों में जाते भी हैं घूमने, तो बोटिंग ऐसे करते हैं, वो उसको महसूस नहीं करते हैं, उसकी खूबसूरती को महसूस नहीं करते हैं, वो केवल वहाँ पिकनिक मनाने आते हैं, बल्कि कचरा फैला के चले आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी अ, आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। वो कहते हैं आदमी तो नहीं कर सकता ये आखिर, मतलब उसके लिए उसको आखिर बर्ड्स की तरह ही सोचना पड़ेगा। एहसास की ऐसे ही एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कन को एकदम से तैश करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं ये सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आ जाएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। यह हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा, तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? एहसास की ऊबड़ खाबड़ जमीन का मतलब है, क्योंकि जो कहते हैं ना, कोई कोई लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ऐसे ही इमोशनल व्यक्ति थे सालिम अली। तो लेखक ने उसको लिखा है कि ऐसे ही ऊबड़-खाबड़ ज़मीन पर जन्मे हैं एहसासों की, मतलब वो बहुत इमोशनल थे। तो जैसे कह रहे हैं कि जैसे कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वृंदावन जाइए, मथुरा जाइए, तो आपको लगेगा वहाँ कृष्ण आज भी घूम रहे हैं। जबकि कितने हज़ारों साल पुरानी ये कहानियाँ हैं या मिथक हैं, क लेखक बोलते हैं कि ये मिथक हैं। मतलब ये कहानियों से ही आए हैं या इनके बारे में किसी ने देखा नहीं है कृष्ण को, लेकिन ये कहानियाँ हमारे जीवन में किस तरह रस बस गई हैं। हम लोग कृष्ण को भगवान बोलते हैं और आप ऐसे जाइए तो सब लोग, ऐसा कहा जाता है कि मथुरा वृंदावन में कृष्ण आज भी आपको वहाँ उनकी बंसी आज भी सुनाई देती है। तो किसको सुनाई देती है? वो बांसुरी किसको सुनाई देगी? जो कृष्ण का भक्त होगा, जो कृष्ण को प्यार करेगा, उसको सुनाई देगी। आप कभी ऐसे चले जाइए, आप इस तरह से चले जाइए, तो आप एज़ अ टूरिस्ट जाएँगे मंदिरों के दर्शन करने, तो शायद आपको केवल मंदिर वाली मूर्ति ही दिखाई देगी। आपको कभी भी कृष्ण वहाँ पे महसूस नहीं होंगे। लेकिन जो कोई भक्त होता है, आप देखिए वो हर कहीं कृष्ण का दर्शन करता है। तो लेखक कहते हैं कि जैसे वृंदावन कभी कृष्ण की बाँसुरी से खाली हुआ है क्या? जैसे ही आप वृंदावन और मथुरा जाइए, आपको कृष्ण वहाँ पे कण-कण में व्याप्त हैं, मथुरा और वृंदावन की। इसी तरह अगर आप बर्ड्स का बारे में बात करेंगे तो सालिम अली का आपको नाम करना पड़ेगा। मथिकों की इस दुनिया मिथकों की इस दुनिया में एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए, जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुँचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनके मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई, जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। तो लेखक कहते हैं कि कृष्ण तो जिस तरह से कृष्ण तो एक बहुत पुरानी, मतलब कहाँ बहुत हजारों साल पहले इस धरती पे आए थे, प्रकट हुए थे, उनकी आज तक हम महसूस कर सकते हैं। तो सालिम अली तो अभी की, मतलब इसी सदी की बात है। तो इस व्यक्ति को अगर वो कहते हैं कि एक बहुत ही कमजोर से पतले-दुबले से व्यक्ति थे, 100 साल के होने से कुछ ही साल पहले, कुछ ही दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। अ, शख्स कहते हैं कि शायद लंबी यात्राएँ, क्योंकि बहुत दिनों तक वो यात्राएँ करते रहते थे
और आपने यकीनन जो जंगलों में घूमते हैं उनको खाना-पीना तो बरोबर नहीं मिलता है। तो इसीलिए उनको थकान और उनको कैंसर जैसी बीमारी भी हो गई थी। लेकिन उनकी आँखों को बर्ड्स को देखने और समझने की जो और उनके लिए उन्होंने बर्ड्स को बचाने के लिए जो कोशिशें की वो कभी कम नहीं हुई, चाहे वो कितने भी उम्र-दराज क्यों नहीं हो गए। वो कितने भी अ अ अ, बुढ़ापे की तरफ कितने भी 100 साल पूरे करने वाले थे वो, लेकिन तभी भी उनके मन से बर्ड्स को बचाने की जो थी कोशिश नहीं गई, कभी उन्होंने छोड़ी नहीं। सालिम अली की आँखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। अर्थात मतलब जो वो दूरबीन लगा के सारा दिन चिड़ियाओं को देखा करते थे, तो वो जब तक वो ज़िंदा रहे तब तक वो बर्ड वॉचर उनको बोला जाता है, जो बर्ड्स को वॉच करते हैं, उनकी लाइफ़ के बारे में हमें बताते हैं, उन्हें बर्ड वॉचर कहा जाता है। तो उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। दूर क्षितिज तक ली जमीन और झुके आसमान को छूने वाले उनकी नजरों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। अर्थात वो सारा दिन जरूरी नहीं है कि वो बर्ड्स को ही देखते रहते थे, वो हमेशा कभी-कभी वो बिना दूरबीन के भी केवल प्रकृति को निहारते थे, क्षितिज की तरफ देखते रहते थे। लिखा है कि उनकी नज़रों में ऐसा जादू था कि वो प्रकृति उनके ऊपर मोहित हो जाती थी, वो प्रकृति के ऊपर मोहित नहीं होते थे, है ना? उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हँसती, खेलती, रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। बच्चों कभी बैठ के देखो, कभी किसी शांत प्राकृतिक स्थान पे बैठ के चुप बैठ के देखो, फ़ोटो मत खींचो। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जाते हैं कहीं पे वॉटरफॉल देखने, पहाड़ों पे, फ़ोटो खींचते रहते हैं। आप कभी-कभी फ़ोटो मोबाइल बंद करके केवल प्रकृति की एक-एक चीज़ आसमान के रंगों को देखिए, किस तरह आसमान रंग बदल रहा है, किस तरह सनराइज़ होता है, उसमें रंगों का देखिए कितनी क्षण-क्षण में रंग परिवर्तित होते हैं। किस तरह से पेड़ों के रंग में किस तरह छाया पड़ रही है, किस तरह नदी का पानी बह रहा है, उसकी आवाज़ सुनिए। बहुत-बहुत मज़ा आता है। जिन्हें प्रकृति पसंद आने लगती है, उन्हें फिर दुनिया के शोर-शराबे डिस्टर्ब भी नहीं करते और इससे अच्छा मेडिटेशन कोई नहीं होता है, अगर आप प्रकृति के पास थोड़ी देर बैठ जाएँ तो। एक बहुत रहस्यमयी दुनिया है, अगर प्रकृति को समझने लगता है, वो प्रकृति की आवाज़ें भी उन्हें चिड़िया देखिए कई लोग होते हैं, जो आपको केवल चिड़िया की आवाज़ सुन के बता देते हैं कि ये कौन-सी बर्ड है, कौन-सी चिड़िया है। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुँचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। तो उनकी वाइफ़ जो थी उन्होंने हमेशा उनको सपोर्ट किया, उनकी खोज के लिए उनको जाने में और उनको उनके साथ ही उनको हमेशा रही वो। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पहली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। जो चौधरी चरण सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय सालिम अली उनसे मिलने गए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जो चौधरी चरण सिंह थे वो बिल्कुल ही मिट्टी से गांव के से उठ के आए थे और उन्हें भी प्रकृति से बहुत प्यार था, उन्हें गांव की अच्छी समझ थी, खेती बाड़ी की, किसान थे। तो उनसे मिल के आए थे। क्यों? क्योंकि केरल में एक वैली है, आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो साइलेंट वैली उसे बोला जाता है, जो कि अब शायद साइलेंट वैली रिजॉर्ट नेशनल पार्क हो गया है या रिजॉर्ट है। तो वहाँ पे जो है बहुत ही रेयर किस्म के पेड़ पौधे और चिड़ियाएं मिलती हैं, जो कि शायद सालिम अली की ही मेहनतों का नतीजा है कि अब उसे एक फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व कर दिया है, उसको संरक्षित क्षेत्र बना दिया गया है। वहाँ पे बहुत किस्म की पक्षी हैं, चिड़ियाएँ हैं, प्रकृति वहाँ की एकदम बहुत खूबसूरत अलग ही है, तो अब उसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो सालिम अली जो थे, वो इस वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेके चौधरी चरण सिंह से मिले थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं,
कौन बचा है जो अब सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प करते हैं? संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? तो जो ये थे बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे, बर्ड वॉचर थे, लेकिन क्योंकि पर्यावरण का असर न केवल जैसे आज हम कह रहे हैं कि पानी की कमी हो रही है। आज हम सबने देखा कि कोरोना में हमें पता चला कि अगर जो इंसान अगर थोड़े दिन अपनी एक्टिविटी रोक दे तो पर्यावरण साफ हो जाता है। कई लोग ने बताया कि स्पैरो जो है वो गुम हो रही है, बिल्कुल लुप्त हो रही है ये प्रजाति, जो स्पैरो गौरैया होती है। तो ये पर्यावरण का ही असर है कि बर्ड्स भी खत्म होती जा रही हैं, कई एनिमल एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तो उन्होंने प्रधानमंत्री को ही बताया कि इस तरह से पर्यावरण के जो खतरे हैं उनसे क्या-क्या प्रॉब्लम हो रही है पर्यावरण प्रदूषण से। तो आज कह रहे हैं कि दोनों नहीं हैं, जो कि दोनों ही पर्यावरण प्रेमी थे, तो वो कह रहे हैं कि कौन भारत में ऐसा है जो पर्यावरण बचाने का संकल्प लेगा। और सालिम अली जो थे, वो चाहे केरल हो, चाहे हिमालय में लद्दाख तक चले जाते थे यात्राएं करने, वो पक्षियों को अलग अलग पूरे भारत में, पूरी दुनिया में वो घूमते थे पक्षियों के लिए, कि कौन से पक्षी को कहाँ पे किस तरह के पर्यावरण से प्रदूषण से उन्हें क्या प्रभाव पड़ रहा है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया डीएच लॉरेंस की मौत के बाद कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मुझे मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। उनकी कथा कभी आपको मौका मिले तो आप उनकी आत्मकथा पढ़िए, द फॉल ऑफ स्पैरो। जब उन्होंने बचपन में एक बार गलती से किसी स्पैरो को मार दिया था, उसके बाद से पक्षियों के लिए उनके मन में करुणा जागी। तो ऐसी तरह के एक डीएच लॉरेंस करके पर्यावरण प्रेमी थे। उनकी मौत के बाद उनसे उनकी पत्नी से पूछा गया कि आप उनके बारे में कुछ लिखिए, तो उन्होंने बड़ी नम्रता से बोला कि मैं उनके बारे में इतना नहीं बता सकती जितनी कि पक्षी गौरैया बता सकती है। अर्थात वो उनके लिए ज्यादा समर्पित थे और वो उनसे ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। वो सचमुच इतना खुला-खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। मतलब वो ज्यादा समय पक्षियों से इंटरेक्शन करते थे, पक्षियों के साथ रहते थे, तो इसीलिए वो कह रही हैं कि हम दोनों को ही गौरैया ज्यादा अच्छे से जानती है। हम दोनों एक दूसरे से ज्यादा नहीं इतना जान पाएंगे जितना, अर्थात वो इतने ज्यादा समर्पित पर्यावरण प्रेमी थे। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनके एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। अर्थात उन्होंने एयर गन से बचपन में एक बार किसी पक्षी को घायल किया था। उसकी गिल्ट थी या उसका उस करुणा से उन्होंने सारे पक्षियों को बचाने का संकल्प लिया। और उसके लिए वो कितना उन्होंने ट्रैवलिंग की, कितना अलग-अलग जगहों पे घूमे, और यही उनकी प्रेरणा थी कि अब कोई किसी पक्षी को ना मारे। और सारे पक्षी उन्हें पक्षियों में रुचि इसीलिए पैदा हुई क्योंकि बचपन में जो उन्होंने एक गलती की, तो देखिए अपनी गलती से कोई आदमी सीख सकता है और कितना महान बन सकता है ना? जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जीवन के प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। अर्थात कोई अगर कहे कि जैसे कहते हैं ना कि एक मील का पत्थर है, तो इतने बड़े प्रकृति जो मतलब अगर आप कहें कि कोई नेचुरलिस्ट है या प्रकृति प्रेमी है, तो वो पूरे सागर थे। वो ऐसा कोई एक टापू नहीं थे, मतलब वो लिमिटेड नहीं थे, वो उनका विशाल व्यक्तित्व था। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों की सुराग में ही निकले हैं।
और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? क्योंकि वो इतने कई लोग जो उनको जानते थे, उन्हें ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि वो कई-कई दिनों तक, कई-कई महीनों तक भी वो पक्षियों की सुराग में चले जाते थे, पक्षियों को ढूँढने। तो जो लोग उनको जानते थे, उनको ऐसा लगता था कि वो शायद थोड़े दिनों के लिए बाहर गए हैं, वो वापस जल्दी ही लौट आएँगे। कुछ न कुछ नई खोज करके वापस लौट आएँगे। तो लेखक कहते हैं, जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? अर्थात उनकी मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो कुछ दिनों में वापस आ जाएँगे। मेरी आँखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना? तो लेखक जो है अपने दोस्त को बहुत मिस कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उन्हें लगता है वो तो जल्दी ही वापस आने वाले हैं, किसी नई चिड़िया की खोज में। खोज करने गए हैं और तुरंत जल्दी ही वापस आ जाएँगे। तो मुझे यकीन है बच्चों, आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा, और इस पाठ में आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो, किसी प्रश्न में, किसी में भी कोई परेशानी हो, तो आप कभी भी मुझे कमेंट बॉक्स में करके लाइव क्लास कर सकते हैं हम आपके डाउट क्लियर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।